सस्ती रजाई बेचने वाली देवरानी जेठानी। माँ माँ, आज मेरे को आलू के पराठे खाने हैं। बेटा, घर में आलू तो नहीं है तो पराठे कैसे बनाऊं? मैंने अभी दाल चावल बनाए हैं, तू वही खा ले। नहीं नहीं, मुझे आलू के पराठे खाने। इतने दिन हो गए आप मुझे कुछ भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर नहीं देती हो। देख बेटा, तू दोबारा से जिद करेगा तो मैं पिटाई लगा दूंगी। पारुल, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरे पोते को कुछ मत कह। माँ जी, जब घर में खाने के लिए कोई राशन पानी है ही नहीं तो मैं इसे क्या बना कर दूं? जो है वो भी नहीं मिलेगा कल के दिन। ना तो देवर जी की नौकरी है और अब इसके पापा की भी नहीं है। इतने में दोनों भाई अरविंद और नरेंद्र घर आ जाते हैं। कल तक और रुक जाओ तुम सब, आज तो कोई काम नहीं मिला, पर कल पक्का जरूर ढूंढ लूंगा। और अरविंद जी, आपकी भी नहीं लगी क्या नौकरी? नहीं, जहां गया था वहां लोग पहले से ही भर्ती हो गए थे काम के लिए। दुकान पर भी काम पूछा पर कुछ हासिल नहीं हुआ हम दोनों को। बेटा अरविंद, तुझे ज्यादा ध्यान देना है। मोनिका बहू 5 महीने की गर्भवती है, उसको ताकत की चीज खाने की सख्त जरूरत है और फिर बच्चे की आने की तैयारी भी तो करनी है। माँ, मुझे पता है, बार बार बोलकर आप परेशान मत कीजिए। देवर जी, माँ जी आपको परेशान नहीं कर रही, बस याद दिला रही थी। आइए मैं सबका खाना लगा देती हूँ, बैठ जाइए। तभी पारुल सबको खाना परोस देती है और अपने बेटे को हाथ से खिलाती है। माँ, बस और मेरा खाने का मन नहीं है। चुपचाप खा ले बेटा, बाद में भूख लगी है कहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ले खा। थोड़े दिन की तंगी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, और मुझे काम मिल जाएगा तो। हाँ बच्चों, हौसला रखो। ये बोलते ही वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई काम की तलाश में अलग अलग जाते हैं, जहां नरेंद्र को एक आदमी मशीन चलाने के लिए कहता है। देखो, अगर तुम इस बर्तन की मशीन चलाओगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगा। एक तरफ नरेंद्र उस मशीन पर काम करता है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद को ढूंढने पर भी काम नहीं मिलता। परेशान होकर वो अपने कुछ दोस्तों के पास बैठ जाता है, जो कि उसे देसी शराब का सेवन कराते हैं। इससे वो बेवड़ों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और कई दिन तक घर वापस नहीं आता। इससे घरवाले और गर्भवती पत्नी चिंतित हो जाती हैं। नरेंद्र फैक्ट्री में काम कर रहा था कि उसके हाथ पर भारी मशीन गिर जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे महीना भर का आराम करने को कहते हैं। बड़े बेटे की हालत देखकर सरोज परेशान हो जाती है। भगवान, एक तो घर में वैसे ही गरीबी के दिन चल रहे थे, छोटा बेटा मिल नहीं रहा और बड़े बेटे की ये हालत हो गई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? यहाँ तो पैसे आने के कहीं से आसार ही नहीं दिख रहे। छोटी बहू क्या खाएगी और मेरा पोता भी। माँ जी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, इनकी दवाई वगैरह का खर्चा भी चाहिए अब तो, और सर्दी आने को है। अब दुकान वाले भी हमें ज्यादा दिन राशन उधार नहीं देंगे। मैं कोई काम देखती हूँ। फिलहाल मोनिका बहू, तू नारियल और गुड़ का लड्डू खा ले, ये मैंने किसी तरीके से बना दिया है, तुझे असर करेगा। मैंने तो सोचा था मैं गोंद के लड्डू खाऊंगी, पर कोई बात नहीं माँ जी, इसी से ही काम चला लूंगी मैं। अरे हाँ माँ जी, सर्दी आने को है, मुझे रजाई बनानी आती है, तो क्यों ना हम सर्दी आने तक रजाई बना लेते हैं, फिर उसे बेचना शुरू करेंगे, तो क्या पता हमारा काम चल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी जेठानी जी आपकी मदद करूंगी। घर पर रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, वरना माँ जी घर के काम करवाएंगी। इससे अच्छा तो मैं गल्ले पर बैठ जाऊं, आराम से पैसे गिनती रहूंगी। नहीं बहू, तू बाहर ठंड में जाकर परेशान हो गई तो नहीं, तू घर पर ही आराम कर। हाँ मोनिका, तुम घर पर ही रहो। नहीं, जब आप रजाई बेचोगे तो पैसे गिनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, वरना कोई चोरी कर लेगा तो। ऐसे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास भी रहूंगी। प्लीज जेठानी जी, माँ जी, मान जाइए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाना साथ, पहले रजाई बनाने का सामान जुटा लेते हैं। मेरी गुल्लक में कुछ पैसे हैं, उससे गर्म कपड़ा खरीद लेते हैं। मुझे माफ करना माँ, पारुल, घर का खर्च चलाने में मैं असमर्थ हो गया। बड़े बेटे की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ मैं।
तू क्यों चिंता कर रहा है? जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो तू काम करने लगेगा ना, ऐसा मत सोच। और वैसे भी आज के टाइम में बहू बेटे लड़का लड़की सब बराबर हैं। मेरी बहू कम थोड़ी है किसी से। हाँ माँ, पता नहीं अरविंद कहाँ है, जल्दी मिल जाए तो अच्छा होगा। भाई साहब आप ही लेकर आइए उन्हें। फिर सरोज अपनी गुल्लक पोते से तुड़वाती है, जिन पैसों से देवरानी जेठानी रजाई बनाने का सामान लेती हैं और जेठानी रजाई बनाकर तैयार करती है। यह प्रक्रिया 15 से 20 दिन तक चलती है, जिसे बनाने के बाद देवरानी जेठानी बाहर रजाई बेचने लगती है। आइए आइए, सस्ती सस्ती रजाई खरीद लीजिए, सिर्फ 300 रुपए, 300 रुपए, डबल बेड की 500 रुपए। आइए हमारी गर्म रजाइयों को खरीद लीजिए। अरे बहन जी, ये कैसे देबो? बस बड़ी वाली रजाई 500 रुपए की और सिंगल बेड की रजाई 300 की। अच्छा, आप मुझे डबल बेड की रजाई दे दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये लीजिए। अरे जेठानी जी, पहले इनसे पैसे तो ले लो, कहीं लेकर भाग गई तो। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं ग्राहक से? कोई ऐसे बोलता है क्या? भरोसा नहीं है तो काहे बेच रही हो? फुटा, हमका ना ही लेना कछु यहाँ से। अरे बहन ऐसा मत कहो, आज हमारा पहला दिन है ना, मेरी देवरानी को पता नहीं है, माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपकी रजाई। फिर पारुल को पैसे देकर रजाई लिए वो औरत वहां से चली जाती है, जिस बात से मोनिका चिढ़ जाती है। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है। पारुल बड़े प्यार से सबको रजाई बेच देती है और पैसे संभालने का काम मोनिका आराम से बैठकर करती है। इससे वो घर की 2 वक्त की रोटी आराम से खा पा रहे थे और छोटी मोटी दवाई नरेंद्र की भी आ रही थी। साथ ही सर्दी बढ़ जाती है तो रजाई की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सास बहू मिलकर और रजाई बनाकर बेचने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन विक्रम नाम का एक गरीब व्यक्ति उनसे रजाई मांगता है। अरे बहन जी, ये रजाई कितने की दी है? थोड़ी सस्ती वाली दीजिए। ये लो, 300 रुपए की। सस्ती है? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ी और सस्ती दिखाओ। भाई साहब, और सस्ती वाली है 150 रुपए की, ये लीजिए। बहन जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास केवल 50 रुपए है। मेरी पत्नी गर्भवती है, कहीं उसके बच्चे को ठंड न लग जाए, वो ठंड से ठिठुर रही है, आप सस्ते में दे दीजिए। हमने क्या फ्री में रजाई बांटने का काम खोला है? चलो जाओ यहाँ से, बड़ा आया 50 रुपए में रजाई लेने वाला। ये सुन विक्रम वहां से जाने लगता है कि अच्छे दिल की पारुल उस बेचारे की लाचारी देख नहीं पाती और रोक लेती है। सुनिए भाई साहब, आप यह रजाई 50 रुपए में ही ले जाइए। क्या? सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये दूसरी बहन जी गर्भवती होकर एक गर्भवती की परेशानी नहीं समझ सकती तो और क्या ही समझेगी। अच्छा, चलता हूँ। ये कहकर विक्रम चला जाता है, जिसकी वजह से मोनिका पारुल को सुनाती है तो पारुल उसे समझाती है। इधर मोनिका का स्वभाव बेहद घमंडी था, वो कुछ पैसे छुपाकर रख लिया करती थी। साथ ही वो चिढ़कर ग्राहकों से बोलती थी, जिसकी वजह से ग्राहक आना कम हो गए थे। लेकिन पारुल अपने प्रेम स्वभाव से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो गरीब लोगों को सिर्फ 50 रुपए में सस्ती रजाई दे देती है और जिस पर वो भी नहीं होते उन्हें फ्री में दे देती है, और ऐसा वो अक्सर किया करती थी। यह सब होता हुआ वहां से एक अर्जुन नाम का लड़का देखता है और इन्फ्लुएंसर होने के कारण इंस्टा पर उसकी रील बनाकर पोस्ट कर देता है, जहां सब लोग देवरानी जेठानी की सस्ती रजाई के बारे में जान जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, तुमने देखा, एक देवरानी जेठानी नाम की औरतें हैं जो गरीब लोगों को फ्री में या फिर सस्ती रजाई देती हैं। इससे हमें आसपास के गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, वो ठंड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ ये तो है। फिर जेठानी की सस्ती रजाई की रील और ट्रेंडिंग हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोग सस्ती रजाई ले जाते हैं तो कुछ अमीर लोग भी आते हैं। उनका काम अब अच्छा चल रहा था। वहीं एक दिन मोनिका की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पर रहती है और पारुल अकेली दुकान पर रजाई बेचकर घर आती है और सारे पैसे देवरानी को देती है। मोनिका, ये आज की कमाई के सारे पैसे हैं। तुम्हारे जेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है और घर में राशन नहीं है, तो इसमें से मुझे पैसे दे दो, बाकी उठा के रख लो। जेठानी जी, आपने आज की सारी कमाई मुझे दे दी,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझती थी, लेकिन आपने हमेशा इस परिवार का भला ही चाहा, और मेरा भी। ये तो क्या बोल रही है, मैं कुछ समझी नहीं। वो दीदी, मैंने कुछ पैसे छुपाए थे, पर अब ये सारे आप रख लीजिए और जेठ जी का इलाज भी कराइए। बस इतनी सी बात, मुझे बुरा नहीं लगा पागल। इतने में घर पर अर्जुन आता है, जो कि एक हेल्पिंग कम्युनिटी से था। वो देवरानी जेठानी को 15 लाख रुपए देता है, जिससे वो और गरीब लोगों की रजाई बनाते हैं और उनको देते हैं। इससे उनके घर की स्थिति भी सुधर जाती है। अरविंद भी घर वापस आ जाता है। साथ ही देवरानी जेठानी सोशल मीडिया के सहारे फेमस हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।